बात करें जो रीतिकाल है उसको अगर हम समरी वाइज लेके चलें तो जो रीतिकाल की परिस्थितियां हैं उसको शॉर्ट टिप में करते हैं फटाफट पेपर के लिए, क्योंकि पेपर के लिए सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। तो 4 दिन में तैयारी के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो रीतिकाल की परिस्थितियां जो हैं, सबसे पहले हमें जो है 16 नंबर में लिखना है। तो रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं इसमें सबसे पहले हम क्या है, जो थोड़ा बहुत हम रीतिकाल का वर्णन इसके अंदर हम दिखा सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो बुक में लिखा गया है कि किसी भी युग के जो युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए और उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें उसकी विभिन्न परिस्थितियाँ जो हैं और जो उसका वातावरण था उसको हमें जानना परम आवश्यक होता है। और इसलिए इसका हम कारण भी कह सकते हैं, इसलिए होता है क्योंकि उस काल की जो राजनीति है, समाज है, संस्कृत है, साहित्य है, कला है, वो आदि से प्रभावित होता है। हमें पता है कि इन सभी से प्रभावित होता है। तो हमने क्या करना है, हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वो भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल में जो घोर श्रृंगारिक काव्य लिखा गया है या जो उसके पीछे जो भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उत्तरदायी हैं। और हिंदी के रीतिकालीन साहित्य की जिन परिस्थितियों ने प्रभावित किया उनका विवेचन इस प्रकार है। हाफ पेज इससे भर जाएगा और फिर हमें बड़ी सी हेडिंग डालनी है, फिर हमें परिस्थितियां लिखनी है। ये परिस्थितियां बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, इसको पूरा रिवाइज करना लास्ट एंड मिनट पे हमारे लिए इजी नहीं होता। तो इसके लिए एक शॉर्ट टिप बनाई गई है जिसके आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले जो है राजनीतिक परिस्थितियां में क्या हुआ, निरंकुश जो था वो राजतंत्र का युग था। मुगल सम्राट जो शाहजहां थे उन्होंने तो क्या किया, सुख शांति का वैभव दिखाया। और जो औरंगजेब का शासन था वो उसमें क्या हुआ, जो कला थी, संगीत था, वो सारा का सारा उसका पतन होने लग गया। शाहजहां को मतलब सुख शांति का वैभव था और उनको कला वगैरह बहुत पसंद थी, लेकिन उनका बेटा जब शाहजहां की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने क्या किया था, अपने बड़े भाई दारा का वध कर दिया था। और औरंगजेब का जब शासन आया तो उसमें कला और संगीत जो थे उनका पतन होने लग गया। और फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, मतलब औरंगजेब ऐसा व्यक्तित्व के बारे में भी लिख सकते हैं कि ना तो ये खुद चैन से बैठता था, ना ये दूसरों को चैन से बैठने देता था। और ये क्या था, औरंगजेब का जो पूरा जीवन आजीवन इसने क्या किया, ये युद्ध ही लड़ता रहा। और इसकी जो प्रवृत्ति थी वो संदेह की थी, ये संदेही प्रवृत्ति का था। और इसके बाद क्या हुआ, जो दुर्बल जब इसकी मृत्यु हुई तो कोई भी उत्तरदायी, जिसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी नहीं हुआ। जो दुर्बल केंद्रीय शासन था वो भी उसका भी पतन होने लग गया। तो जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लग गए। राजनीतिक खास हुआ, नैतिक पतन हुआ, मतलब जो नैतिक मूल्य थे वो भी नहीं रहे। और मुगल शासकों का देशी राजाओं पर प्रभाव पड़ने लगा। और मतलब कि जो मुगलों का दौर आ गया, जो अंग्रेज थे वो आ गए, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि हर चीज़ का जो है वो पतन किया जा रहा है, नैतिक का पतन हो रहा है, राजनीति का ह्रास हो रहा है, केंद्रीय शासन भी दुर्बल हो रहा है, हर कोई अपने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहा है। तो मुगल शासकों ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, अपना देश के जो राजाओं थे उनको भी अपने अधीन कर लिया और उनका उन पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव उन्होंने पड़ा। और इसमें क्या, नारी की स्थिति जो थी वो भी मतलब ख़राब होने लग गई थी कि जो सारे के सारे अधिकतर जो समय थे, जो भी जिनको हम नवाब सामंत कह सकते हैं, वो अधिकतर समय क्या करते थे, नाच रंग में लगा देते थे या मदिरा पान में व्यतीत होने लग गया था। और उस समय जो राजमहल थे उनमें सुरा और सुंदरी का राज्य था। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यह काल जो था वो नैतिक पतन की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दूसरा जो काल आया, सामाजिक परिस्थितियां, जिसको हम लिख देते हैं। दूसरी जो परिस्थिति वो समाज में क्या परिस्थिति, समाज की जो परिस्थिति थी वो शोचनीय हो चुकी थी। यथा राज तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार हम कह सकते हैं समाज की स्थिति शोचनीय होने लगी थी। मतलब ना यथा राजा कुछ इतना कुछ वो था और ना ही प्रजा में मतलब कोई दम वगैरह लग रहा था। जो समाज था वो 2 वर्ग में बंट चुका था, जिनको हम उत्पादक कह सकते हैं और दूसरा जो था उपभोक्ता। मतलब एक तो जो थे वो मेहनती काम करने वाले लोग थे, मजदूर लोग थे, श्रमिक लोग थे, और दूसरे जो थे ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो
उत्पादक लोग थे, इनका शिकार हो चुका था, इनका शोषण होने लग गया था। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उत्पादक वर्ग का शोषण करने लग गए थे। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो अंधविश्वास अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा। जो जनता थी वो अशिक्षित थी, उनमें कोई इतनी शिक्षा वगैरह नहीं थी, तो जो अंधविश्वास था वो बहुत बढ़ता जा रहा था। रूढ़ियाँ या कुरीतियाँ जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और ऐसी जो भी रूढ़ियाँ थी, सती प्रथा जिसको कह सकते हैं, बहु विवाह मतलब एक से ज़्यादा विवाह कर देना आदि जो भी कुरीतियाँ थी वो बढ़ती जा रही थी। और इस पे मतलब नैतिक जो भी बल था उसका भी पतन हो चुका था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य जो सामाजिक जीवन था, समाज का जो जीवन था, वो प्रत्यक्षतः पतन की ओर अग्रसर था। और भीतर ही भीतर क्या हो रहा था, खोखला होता जा रहा था। जो उनका तथाकथित संभ्रांत वर्ग भी था, वो भी भीतर ही भीतर खोखला होता जा रहा था। जो समुचित एवं अनुशासित शिक्षा के अभाव के कारण, मतलब उनके अंदर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, अनुशासित एजुकेशन नहीं थी, इसका ना होने के कारण जो भारतीय समाज में था, ये जो रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, ये बढ़ने लग गए थे। तो समाज की परिस्थितियाँ जो थी, मतलब सामाजिक दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि यह युग जो था वो अराजकता का युग था। धार्मिक परिस्थितियाँ की जहाँ पर बात आती है, जब रीतिकाल में सभ्यता और समाज का पतन होने लग गया था, तो धर्म के उदात्त रूप की कैसे हम आशा कर सकते हैं कि ये भी अच्छा होगा। इसमें भी क्या हुआ, जो मतलब भी संस्कृत और सभ्यता का जब पतन हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब हम कैसे आशा कर सकते हैं कि धार्मिक परिस्थितियां भी अच्छी रही होंगी। इधर भी क्या हो रहा था, जो नैतिक पतन हो रहा था और बौद्धिक ह्रास हो रहा था, मतलब बुद्धि से भी लोगों का ह्रास हो रहा था। अंधविश्वासी और जो रूढ़ियां यहाँ पर बढ़ चुकी थी, यहाँ पर उनका पालन ही धर्म की परिभाषा बन गया था। मतलब कि जो अंधविश्वास है, या जो हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जो रूढ़ियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह, बहु विवाह, ये सारी क्या हैं, एक मतलब इनका पालन ही धर्म की परिभाषा बन चुका था। और जो धार्मिक थी वो विकृतियाँ, और मतलब यहाँ पर इसमें ये भी हुआ कि राधा कृष्ण की जो भक्ति थी, उनका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो राधा कृष्ण भी थे, राधा कृष्ण के नाम पर क्या हो रहा था, कामुकता की खुलकर अभिव्यक्ति हो रही थी। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे हुआ कि जो राधा और कृष्ण, उनके नाम पर विलासिता खुलकर नाच रही थी। मतलब कि अगर हम लग्ज़री वगैरह की या थोड़े बहुत पैसों की भी बात करें, तो थोड़े बहुत पैसों के लिए हम कह सकते हैं कि मतलब विलासिता के लिए भी राधा कृष्ण भी जो थे वो एक मतलब उनके नाम पर भी लोग नाचने लग रहे थे। ठीक है, शक्ति और सौंदर्य का रूप भी मतलब जो भगवान राम भी जो थे, जिनको शक्ति और सौंदर्य का रूप कहा जाता है, वो भी सरयू नदी के तट पर अब विहार करने वाले एक छबीले नायक बनकर रह गए थे। कबीर और जो नानक, जिनके आदर्श इतने सम्मान से जिनका वर्णन किया जाता है, वहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, जो कबीर और नानक के आदर्श थे उनका भी अभाव देखा जा रहा था। और यहाँ पर मतलब बस एक रासलीला, रामलीला, इन्हीं का ही प्रचार चलता जा रहा था। और इस पतन मतलब इसमें क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के काल में जो भी संगीत, कला, कुशलता स्थिति में जो भी विकास हुआ था, अब वो निरंतर पतन की ओर, मतलब सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा था, अग्रसर होता जा रहा था। इस काल में केवल सिर्फ 2 ही चित्र शैलियाँ विकसित हुई थी, राजस्थानी शैली जिसको हम कह सकते हैं, और कांगड़ा शैली जिसके अंदर कह सकते हैं। राजस्थानी शैली और कांगड़ा शैली। लास्ट जो है वो साहित्यिक की परिस्थितियाँ की बात करें, तो रीतिकाल की जो साहित्यिक परिस्थितियाँ थी वो भी अनुकूल नहीं थी। जो भक्ति का स्थान था वो श्रृंगार ने ले लिया था। राज दरबारों में व्याप्त वैभव व विलासिता का गंभीर प्रभाव, मतलब राज दरबारों में भी क्या हो रहा था, विलासिता का वैभव गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। जिसका खाना उसका गाना ही कवि का कर्म, जितने भी कवि थे वो सारा यही कर रहे थे कि जैसे हम कह देते हैं कि जिसके खाना खा रहे थे, मतलब उन्हीं के आश्रयदाताओं में क्या, मतलब उन्हीं को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य, मतलब जो भी ये साहित्य उन्होंने कवियों ने लिखा, वो सारा का सारा जो भी उच्च वर्ग को, मतलब उच्च वर्ग के आश्रयदाता बने हुए थे, उनका ही प्रतिनिधित्व करने वाला था।
विलासितापूर्ण वातावरण हो चुका था, सारा का सारा वातावरण मतलब नाच गाना मदिरा पान यही सब में चल रहा था। श्रृंगारिक जो रचनाएं थी मतलब भक्ति की जगह जो थी वो श्रृंगारिक रचनाओं ने ले ली थी। लेकिन एक मतलब अधिकतर कवि जहाँ विलासितापूर्ण वातावरण से थोड़ा प्रभावित होकर सारा ये ऐसा लिख रहे श्रृंगारिक रचनाएं कर रहे थे, वहाँ पर ही भूषण जैसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की छवि का कुछ वीर रस प्रधान काव्य भी उन्होंने लिखा। काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि शास्त्र ज्ञान की प्रचुर अभिव्यक्ति। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार क्या हुआ, जो भी काव्य है और जो कला में थोड़ा था प्रदर्शन है उसमें थोड़ी बहुत प्रवृत्ति बढ़ रही थी और रीतिबद्ध काव्य शैली और श्रृंगारिता का अधिक विकास होने लग गया था। और श्रृंगार इसमें डॉक्टर शिव कुमार वर्मा ने भी लिखा है कि जो श्रृंगारिता का इस जो दोष है मतलब जो भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया, इसका दोष सिर्फ और सिर्फ जो कुछ कवि थे जो कवि कर्म करने वाले थे जिनको हम कह रहे हैं, सिर्फ उनका दोष कवि पे ही नहीं निकाला जा सकता, इनका मतलब भी उन्हीं पर ही नहीं मढ़ा जा सकता। इसका कुछ दोष उस युग के वातावरण जो कि विलासितापूर्ण था उस पर भी जाना चाहिए। जो कुछ व्याप्त वातावरण मतलब जो चतुर्दिक भी थे, जो जिनकी मनोवृत्ति ऐसी बन चुकी थी, ऐसा वातावरण बन चुका था, उन पर भी मढ़ा जाना चाहिए। इसका कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी कवि को उस समय के दरबारी फारसी कवि से होड़ लेनी पड़ रही थी। मतलब हिंदी कवि को भी फारसी कवि भी चलो थोड़े बहुत मतलब बीच से भी फारसी का जो हुआ था थोड़ा बहुत बढ़ चढ़न में होने लगा था। हिंदी कवि भी जो थे उस समय दरबारी जो दरबार में लिखने वाले फारसी कवि थे उनको होड़ लेनी पड़ रही थी। मतलब अपना सब क्या कर रहे थे, एक मतलब उन्होंने धर्म में भी क्या किया था कि 2-4 पैसे बनाने के लिए धर्म को भी उन्होंने दुकानदारी बना दी थी। तो इस प्रकार जो भी परिस्थितियाँ थी वो निम्न प्रकार से हमने देखी गई हैं, ये परिस्थितियाँ हैं, इसको आप कवर कर लीजिए और ऑल द बेस्ट। अभी हम इसके आगे हम पढ़ते हैं कि रीतिकाल का नामकरण और उसकी कुछ विशेषताएं। हम जो विशेषताएं करने वाले हैं वो रीतिकालीन की विशेषताएं करेंगे, क्योंकि रीतिकाल जो है वो 3 वर्गों में बंटा हुआ है और अगर आप रीतिकालीन की विशेषताएं भी तीनों में कहीं भी लिख देते हैं तो वो भी सही माना जाएगा। थैंक यू। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।